तो जनाब, पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध देश चीन की आबादी आज के समय में 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है और चीन में मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव संस्कृतियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ इतनी आबादी होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि चीन देश की सभी आदतें, यहाँ के नियम या डेली रूटीन्स हर किसी के द्वारा सामान्य तौर पर माने जाते हैं। तो भाई साहब, अजीबोगरीब खाने और शादियों की अजीब परंपराओं से लेकर उन अजीबोगरीब वजहों तक जिस वजह से पुलिस यहाँ हंसों को काम पर लगा रही है, समय आ गया कि हम यहाँ की कुछ ऐसे कामों की जाँच कर लें जो कि आशाजनक रूप से चीन में लगभग हर दिन होते हैं। सोने का समय। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देश होने के नाते इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि चीन गो 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 के लिए जाना जाता है। लेकिन वहाँ के लोग आखिर कैसे इतने प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बने रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? खैर, ये असल में वक्त पर सोना है यार। जहाँ से पता चला कि रात के समय अच्छा आराम करने से कंसंट्रेशन, लर्निंग इंप्रूव होती है और साथ ही स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप दोपहर के समय में एक पावर नैप लेते हैं तो आपका मूड, परफॉर्मेंस और अलर्टनेस बढ़ाने के लिए ये काफी अच्छा होता है। तो चीनी इसी बात से अच्छी तरह से वाकिफ है और यहाँ तक कि झपकी लेना, खासतौर पर दोपहर के भोजन के बाद, उनकी संस्कृति की एक मूल रूटीन बन गई है। उनके वहाँ एक आम कहावत है जिसका अनुवाद कहता है कि दोपहर में अगर आप नहीं सोएंगे तो दोपहर के बाद आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। और इस बात को मानते हुए चीनियों को काम के दौरान सोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस उम्मीद में कि वे इससे ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। नहीं भाई, सीरियसली, देश में मौजूदा कारखाने और कार्यालय अक्सर दोपहर के भोजन के बाद ही झपकी लेते हैं। क्यों? खैर, ये चीन की 996 संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो कि 2000 के दशक में उभर कर आई है। सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना। इस लंबे शेड्यूल ने देश की इकोनॉमी को बरकरार रखने में बहुत मदद की। लेकिन हालांकि काम के समय में भी हर दिन 2 घंटे का लंच ब्रेक दिया जाता है जिस दौरान वो एक अच्छी लंबी झपकी ले सकते हैं। फिर भी आपको ये स्वीकार करना होगा कि एक बहुत ही लंबा वर्किंग वीक है भाई। तो दोपहर की झपकी इतनी सामान्य होने के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ लोग पब्लिक प्लेसेस पर ही सोते हुए नजर आते हैं। पब्लिक परिवहन से लेकर IKEA तक। सोना तो ठीक था भाई, लेकिन भाई साहब, इस आदमी ने तो मेट्रो में सफर करने का झूला लगा लिया। लेकिन भाई, यहाँ बिजली के वे कर्मचारी हैं जो कि काम पर खतरनाक नींद की आदतों के लिए प्रथम पुरस्कार को जीत जाते हैं। ये जनाब खुद को बिजली के बड़े बड़े खंभों के साथ 160 फीट ऊपर हवा में बांध देते हैं और लटकते हुए सो जाते हैं, क्योंकि इन विशाल टावर्स पर चढ़ना उनके लिए बहुत ही थकाऊ होता है। तो उन्हें लगातार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता है, इसलिए वे पूरे दिन वहीं पर लटके रहते हैं और सिर्फ तब नीचे आते हैं जब समय पर खाना खाना होता है। तो इसी तरह सोने को ही पावर नैप कहते हैं मेरे भाई। हालांकि इस तरह की एक्सट्रीम नैपिंग सिर्फ काम के दौरान ही नहीं होती। यहाँ दोपहर की झपकी को एलिमेंट्री स्कूल में भी प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप गाओक्सिन एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को ले लीजिए जो कि शांगसी प्रोविंस में आते हैं। यहाँ दोपहर के भोजन के बाद पूरी कक्षा अपनी मेजों पर चढ़ जाती है और खर्राटे लेना शुरू कर देती है। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्वी चीन में एक ऐसा स्कूल है जहाँ अब अपने बच्चों को टेंट में सुलाया जाता है, क्योंकि उनका दावा है कि लकड़ी की मेज पर सोने से नींद खराब होती है और रीढ़ की हड्डी में समस्या होती है। किसी भी तरह से भले ही नैपिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिद्ध हो, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे बॉस कभी भी इस विचार से सहमत होंगे। भाई, मेरा मतलब है कि पिछली बार जब उन्होंने मुझे सोते हुए पकड़ा था तो लगभग निकाल ही दिया था। लाल सागर। उनका झंडा लगभग पूरी तरह से लाल होने के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन में लाल एक महत्वपूर्ण रंग है। असल में यहाँ माना जाता है कि ये भाग्य, आनंद और यहाँ तक कि बुराई को दूर करने का प्रतीक है। लेकिन कहा जाता है ये तब भाग्यशाली नहीं था जब उनकी नदियां लाल हो गई थी। यहाँ की 3900 मील से ज्यादा लंबी यांगजी नदी चीन में अब तक की सबसे लंबी नदी और पूरी दुनिया में ये नदी तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन साल 2012 में इस नदी का एक हिस्सा लाल रंग की अजीब छाया में बदल गया। लेकिन क्यों? खैर, कोई भी इसका पता नहीं लगा सका, पर उन्हें संदेह था कि ये इसमें फेंके हुए तरह तरह के कचरे के का परिणाम हो सकता है। इस लाल रंग की ज्यादा मात्रा चोंगकिंग इलाके की तरफ थी जो कि चीन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल केंद्र माना जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे पानी में फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से पानी लाल रंग की भयानक छाया में बदल गया था। अब वेस्ट डिस्पोजल चीन में एक बहुत ही आकर्षक इंडस्ट्री बन गई है और कहा जाता है कि यहाँ अकेले वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट से लगभग 7% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। साल 2019 से 2024 तक कंपनियां कचरे से निपटने के लिए बीच में किसी और को हायर कर सकती हैं, जिससे मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि कई बार कचरे को एक सेकेंडरी मिडिलमैन के पास भेज दिया जाएगा और ये इस तरह से आगे तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंत में इसे नदियों में डंप करना अवैध नहीं कर दिया जाता। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केवल 2016 में ही लगभग 10,000 टन का कचरा सिर्फ और सिर्फ हैनिंग शहर द्वारा यांगजी नदी में फेंक दिया गया था। बाप रे, ये लोग क्या कर रहे थे? लेकिन शायद सबसे विचित्र मामलों में से एक 2013 में था जब लगभग 16,000 सुअर के शव नदी के किनारे बहते हुए पाए गए थे और इसे देखकर अचानक नदी का रंग चीन की समस्याओं में छोटी समस्या लगने लग गई। भैया खुदा खैर करे। अपने शिष्टाचार पर गौर करें भाई। अगर आप भी मेरी तरह खाते हैं तो आपको शायद एक बार से ज्यादा बताया गया होगा कि मुंह खुला रखकर ना चबाएं, अपने होठों को ना चबाएं और मेज पर डकार या गड़बड़ ना करें। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है भाई। चीन में मुझे अपने खाने की खराब आदतों के लिए मनाया जाएगा। यहाँ नूडल्स खाते समय जोर से गड़गड़ाहट की आवाज और होंठों को सूंघना न केवल स्वीकार किया जाता है, इसे शेफ की तारीफ और ये संकेत माना जाता है कि आप वाकई इस भोजन के स्वाद का आनंद ले रहे हैं।
इसे देख के लगता है कि वाकई में कुछ अच्छा सा ग्रफ था, और अगर आप डकार लेने के मूड में तो शौक से लीजिए, क्योंकि इसे भी संकेत माना जाएगा कि आपने भोजन का आनंद लिया। हालांकि यहाँ रात के खाने का एक शिष्टाचार है जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके पीछे रह सकता हूँ, और वो है चीनी रेस्टोरेंट पेंट्रेस को थूकने का घमंडी रवैया जिसके साथ आप इंगेज हैं। क्योंकि बहुत सारी डिशेज में छोटी हड्डियां, बीज या खाल मौजूद होती है, तो उन्हें थकाऊ रूप से निकालने के बजाय सांस्कृतिक रूप से ये स्वीकार किया जाता है कि आप उन्हें फर्श पर थूक सकते हैं। परंपरागत रूप से थूकने की क्रिया को चीन में सफाई के रूप में देखा जाता है, और इसलिए यह असामान्य नहीं है कि लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अभी उतना एक्सेप्टेड नहीं है जितना पहले हुआ करता था। गुआंगझो जैसे शहरों में पब्लिक प्लेस पर थूकना 2020 में बैन कर दिया गया। खैर, जब तक भोजन अच्छा है मैं खुश हूँ। भारी बोझ। तो अगर हम बात साल 2018 की करें तो चीन ने अपने माल का कुल व्यापार को करीबन $4.6 ट्रिलियन किया था, जो कि दुनिया भर के किसी व्यापार का लगभग 12.4% था। हालांकि मांग कभी कभी सप्लाई के मुताबिक ज्यादा हो जाती है, तो दुनिया भर में सप्लाई पहुंचाने के लिए ट्रांजिट वाहन स्टॉक से ओवरलोड हो सकते हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों का दावा है कि उस दौरान लगभग 80% वाहन ओवरलोड स्टॉक के साथ चलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें बना रहा हूँ तो इस अगली कहानी को सुनिए। दरअसल बात है साल 2019 की, जब माल से भरे हुए 2 ट्रक एक ओवरपास से गुजर रहे थे जो कि जियांगसू प्रोविंस है। ये जो पहला ट्रक है ना, ये स्टील कॉइल के 7 ढेर से भरा हुआ था और दूसरा 6 ढेर से भरा था। तो अगर हम इनके वजन की बात करें तो 13 कॉइल और 2 ट्रक का कुल वजन करीब 100 टन था। तो पहले ट्रक ने ओवरपास को सुरक्षित रूप से पास किया, लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रक इसके ऊपर से गुजर रहा था तभी अचानक पूरा ब्रिज कोलैप्स होकर ढह गया और इसके नीचे चलने वाली कारों को भी कुचल दिया गया। अच्छी बात यह थी कि ट्रक ड्राइवर कुछ चोटों के साथ बच गया, लेकिन इस हादसे में बाकी 3 लोगों ने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। और इस तरह का हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि अनुमान लगाया गया है कि लगभग 69 पुल इसी तरह से साल 2006 से 2016 के बीच ओवरलोडेड वाहनों के कारण ढह गए हैं। यानी साल में करीब 7 पुल टूटे हैं। मतलब हर 2 महीने में 1 से ज्यादा पुल गिर जाते हैं। भाई ये कोई आम बात नहीं है, पर अब जाके कहीं अधिकारी नियमों और निरीक्षणों पर नकेल कस रहे हैं ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन फिर इस तरह की तस्वीरों को देखते हुए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आमतौर पर चीन के लोग ओवरलोडेड वाहनों के जोखिम के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते। भाई वो कम से कम 50 सीटर गाड़ी तो होगी ना। बाप रे। अंतिम संस्कार में मजा लेना। क्या आपने कभी सोचा कि आपका अंतिम संस्कार कैसा होगा? एक खुला कैस्केट, एक लैटिन गाना बजाने वाला, आतिशबाजी बनाने की विधि और बारबरा स्ट्रीसन एकदम सही विदाई। मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़े उत्सुक नहीं है कि आपके मरने के बाद क्या हो सकता है? खैर, अब और आश्चर्य ना करें, क्योंकि असल में चीन में एक जगह है जो आपको मृत्यु का पूर्ण अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है, बस मरने के भाग को हटाकर। जी हाँ, शेंजेन की थीम पार्क और शंघाई की ऊंची सड़कों पर आपके लिए बनाई गई समाधि मृत्यु का 4D अनुभव एक प्रकार का गायब होने वाला कमरा है जो पार्टिसिपेंट्स को मरने से बचने के लिए कुछ चुनौतियों को पूरा करने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें मरने वालों को एक नकली शमशान घाट कन्वेयर बेल्ट पर आराम करने के लिए रखा जाता है, जो एक मसालेदार 40 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा और लाइट प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके ऐसा मंजर तैयार करता है जिसमें आपको जलने का अनुभव होता है। यहाँ तक कि इसके क्रिएटर डेंग रुई और हुआंग वीपिंग एक रियलिस्टिक अनुभव कराने के लिए इतने डेडिकेशन से काम कर रहे थे। उन्होंने असल में आग की लपटों के साथ खुद को एक वास्तविक जीवन की दाह संस्कार की भट्टी में रखा। भाई, तो जब एक बार ये पार्टिसिपेंट इस भट्टी की प्रज्वलित ज्वाला को सहन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें एक गर्भ जैसे कक्ष में ले जाया जाता है जहाँ उनका पुनर्जन्म होता है। भाई, ये बहुत सारे पारंपरिक चीनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप एक प्रकार का पुनः अवतार समारोह होता है, जबकि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वे सवारी जो लोगों को मृत्यु का अनुभव करवाती हैं वो लोकप्रिय होंगी। लेकिन चीन के 50% नागरिक दाह संस्कार का विकल्प चुनते हैं जब वे मरते हैं, और इस तरह से चीनी मान्यताओं में मृत्यु इतनी पॉजिटिव भूमिका निभाती है जो पुनर्जन्म का प्रवेश द्वार प्रदान करती है। तो इसलिए कई लोग यहाँ मृत्यु के बारे में उत्सुक होते हैं। और जनाब, इस राइडर ने तो खुद $67,000 से ज्यादा जुटाए थे जब पहली बार ये केक स्टार्ट हुई थी, जो कि क्रिएटर के लक्ष्यों को पार कर गया था। हालांकि ये नहीं कह सकता मैं कि मैं खुद ही अनुभव करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैं 6 फ्लैग्स के साथ ही जाऊंगा मेरे भाई। गीज पुलिस को हमेशा तैयार रहना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर किसी भी चीज से हमला हो सकता है। इसीलिए चीन में एक पुलिस बल ने बड़ी तोपों का इस्तेमाल किया, या मुझे कहना चाहिए बड़े हंस, मजाक के बिना। जिंगयांग में एक पुलिस बल ने अजीब तरह से कुछ कल हंसों को अपने बल में भर्ती किया। पर क्यों? खैर, गीज बहुत सतर्क जानवर हैं जो उनकी सहज क्षेत्रीय प्रकृति का कमाल है, और वे लगभग गार्ड कुत्तों की तरह होते हैं लेकिन पंखों के साथ। इसलिए अक्टूबर 2021 में चीन के चोंगजो प्रोविंस के लगभग 300 मील की दूरी पर एक हंस सेना को अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले कोरोना वायरस को रोकने के लिए तैनात किया गया। आप जो सोच सकते हैं उसके बावजूद उनकी इस अजीब योजना ने अपने काम को तब कर दिखाया जब साल 2021 के दिसंबर में एक हंस ने कथित तौर पर एक अलार्म बजाया और बाकी ग्रुप को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया और पुलिस को सावधान किया कि सीमा से 2 लोग अवैध रूप से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हॉक हॉक, हुर्रे। अपनों से बड़ों की इज्जत करो।
पड़ोस की गपशप से लेकर पिछले हफ्ते वॉलमार्ट में मिलने वाली सौदेबाजी तक अपने माता पिता से मिलना हमेशा इतना रोमांचक नहीं होता। लेकिन आपको ये पसंद आए या ना, पर चीन में ये कानून है। जी हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट के अनुसार बुजुर्गों के फायदे के लिए चीन की सरकार ने यहाँ एक ऐसा बिल साल 2013 में पास किया कि अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ज्यादा के हैं तो आपको कानूनी तौर पर उनकी खबर लेनी है। इतना ही नहीं, बल्कि चैप्टर 2 के आर्टिकल 11 में ये निर्देश दिया गया कि बुजुर्गों के बेटे और बेटियों को किसी भी तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें आराम देना चाहिए और उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करना चाहिए। हालांकि इस पर किसी किस्म की निगरानी नहीं होने से कुछ बेहद अस्पष्ट नियमों और शर्तों के साथ कई लोगों ने इस कानून के बारे में बहुत आलोचना की। मेरा मतलब है, विशेष आवश्यकता का असल में क्या मतलब है? उनके लिए अच्छा खाना तैयार करना, हाँ, उनका कुत्ता टहलाना, एक मानव चरणों की चौकी बनाना। वे चाहे जो भी हों, अगर उनके बच्चे उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो माता पिता उनकी दलाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अदालत भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कानूनी रूप से आपके बच्चे को आपसे मिलने के लिए मजबूर होना पड़े तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। भाई, मैं तो अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ कि मैं 30 की उम्र में हूँ और अभी भी उनके साथ रहता हूँ, भले ही वो मुझे डेड बीट होने से रोकने और असली नौकरी पाने के लिए कहें, जो कि यूट्यूब तो नहीं है। गले पे पिन। दुनिया में तीसरी सबसे मजबूत सेना चीन के पास है और आपको इस बात को लेकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि चीन अपने सैनिकों पर काफी सख्त हो सकता है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अगले स्तर पर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान में खड़े होना। दुनिया की लगभग सारी सेनाओं में दिखाया गया है कि ये एक ऐसी पोजीशन है जिस पोजीशन में रहने के लिए सैनिक अपनी ठोड़ी ऊपर, छाती बाहर, कंधे पीछे और पेट अंदर कर लेते हैं। जबकि चीन अपने सैनिकों को इस पोस्चर को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग के दौरान कोई भी चांस नहीं लेता, इसलिए वे एक अतरंगी तरीके को लेकर सामने आए हैं। कई मौकों पर फोटो खिंचवाते हुए सैनिकों के पास उनके कॉलर के बाहर एक पिन लगा होता है। ऐसा इसलिए है कि अगर वे थोड़ा सा भी झुकें, आराम करना चाहें तो पिन उनको चुभ जाए। लेकिन शायद इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। आखिरकार मेरे पास भी तो क्वासिमोडो का पोस्चर है भाई। Till death do us get together। दोस्तों, आज हम यहाँ इस सड़ती हुई लाश और इस सड़ती हुई लाश को पवित्र विवाह में शामिल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या किसी के पास कोई कारण है कि इन दोनों की शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? यह पता चला है कि मृत लोगों से शादी करना, या ऐसा कहें कि भूत विवाह, चीन देश के लोगों की एक प्राचीन प्रथा है जो कि आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। पर क्यों? तो हाँ, चीनी परंपरा में यह माना जाता है कि सिंगलटन जो #forever alone के साथ मर जाते हैं, वे हमेशा के लिए दुखी होते हैं और उनके जीवित परिवार के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। तो इस बुरे जुजू को दूर करने के लिए परिवार को अपने मृतक से शादी करने के लिए और मृत इंसान की तलाश करनी पड़ती है, एक प्रेत मंगेतर। आपको बता दूं कि जीवित लोगों की पारंपरिक चीनी शादी की तरह यहाँ भी उपहार भोजन सेरेमनी होती है, लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है जिसमें दुल्हन की लाश को उसकी कब्र से निकाल लिया जाता है और उसके नए पति के साथ दफना दिया जाता है। हनीमून स्वीट की बात करें, लेकिन एक मिनट रुको, क्या आपको पता है कि परिवार अपने मृतक की शादी के लिए दूसरे मृत इंसान को कैसे ढूंढता है? तो पेश है घोस्ट मैचमेकर, एक फेंग शुई मास्टर जो सभी एलिजिबल शवों और उनकी कब्रों की डिटेल रिकॉर्ड को रखता है। और ये एप्लीकेशन न केवल उन लोगों की मैच मेकिंग कराता है जो कि एक ही वक्त के आसपास मर गए हों, बल्कि वे कंपैटिबिलिटी के आधार पर लाशों को ढूंढते हैं और लाशों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई जरा सोच कर देखिए, भाई किसको पता है कि हमारे यहाँ कौन है एक 34 साल की गेमिनी अपना अनंत काल बिताने के लिए एक साथी लाश की तलाश कर रही है। अपने खाली समय में भी पढ़ना पसंद करते हैं, समुद्र तट पर लंबी सैर करते हैं और वाव फैक्ट की वीडियो देखते हैं। हेलो, हाँ, तुम स्क्रीन के पीछे वाले यार, बिल्कुल मत शर्माओ। क्या आप भी वाव फैक्ट की वीडियोस देखना पसंद करते हैं? तो आप मेरे सब्सक्राइब बटन को क्यों नहीं दबाते और कमेंट में मेरे लिए छोटा सा नोट क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे बहुत ही खेद है कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सा भूत घुस गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। चिली चॉम्पिंग चैम्प्स। हम सभी जानते हैं कि मिर्च थोड़ी बहुत गर्म हो सकती है, जैसे जीवन बर्बाद करने वाली गर्म। तो सबसे तेज समय में जितना संभव हो सके उतना खाना इंसान की तरह खाने से बेहतर और क्या हो सकता है भाई? जी हाँ, लगभग हर साल चीन के हुनान प्रोविंस में मिर्च खाने की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हालांकि दूसरे खाना खाने की प्रतियोगिताओं के विपरीत इस प्रतियोगिता में सारे कॉम्पिटिटर्स मिर्ची के साथ बाथटब में डूबे हुए नजर आते हैं, जो कि अच्छी तरह से इसे अग्निजल के अर्थ को समझाता है। पूरे त्योहार के दौरान, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान आयोजित किया जाता है, प्रतियोगी हर दिन मिर्च चबाते हैं, ये दिखाने के लिए वे असल में कितने बुरे हो सकते हैं। यहाँ तक कि 2018 में तांग शुआई हुई ने साबित कर दिया कि वे एक मिर्च विजेता हैं जिसने 50 मिर्ची सिर्फ 1 मिनट में चबा ली। लेकिन ये प्रतियोगिता सिर्फ हुनान शहर में ही नहीं होती, बल्कि पूरे चीन में इस तरह के चटपटे मुकाबले लोगों के बीच में होते रहते हैं, जहाँ हर प्रतियोगी अपनी सहन शक्ति को दिखाता है। हांगजो जैसे अन्य इलाकों में होटल ग्राहकों को हॉटपॉट खाने के दौरान एक विशाल हॉटपॉट में स्नान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो कि मिर्च से लबालब भरे होते हैं। वाह, ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी दिन हो, चीन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि चीजों को मसाला देने के लिए तैयार है। स्मोकी वेडिंग्स। भाई, क्या आप शादियों में जाना पसंद नहीं करते यार? वहीं पर तो कुछ पुराना, कुछ नया, कुछ धार लिया हुआ, कुछ नीला, कुछ मेगा बॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्राइट बोतल मिलती है। रुक जाओ, क्या कहा?
जी हाँ, ऑनलाइन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ये जाहिर तौर पर एक चीनी शादी की परंपरा हुआ करती थी। ये 80 और 90 के दशक की बात है, जिसमें दुल्हन शादी में आए हुए हर आदमी को सिगरेट ऑफर करती थी, जिसे वो उसके लिए जलाती भी थी, जिसके बाद में वो और उसका दूल्हा धूम्रपान के लिए अलग अलग किस्म के खेल खेलते थे। उदाहरण के लिए बता दूं, वे एक पुरानी स्प्राइट बोतल से एक विशाल बॉन्ग बनाते थे। वाह, बहुत बढ़िया ये तो है ना। लेकिन वे ऐसा क्यों करते थे? खैर, तो कुछ सूत्रों का दावा है कि ये मजेदार सिगरेट के खेल दोनों परिवारों को बैठने के लिए आसानी का काम करता था, क्योंकि वे बैठने के अरेंजमेंट्स पर विवादित रहते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन का एक साथ धूम्रपान करना जोड़े के लिए भाग्य लाता है। इसलिए सौभाग्य की भावना में मुझे लगता है कि मैं अपने लिए एक पुरानी 8 सिगरेट वाली स्प्राइट बोतल ठीक कर सकता हूँ। क्या ये सांस्कृतिक है? हाँ, A whale of a time। क्या आपको पता है कि हर साल औसतन 55 मिलियन टन से ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला चीन देश दुनिया में समुद्री भोजन का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, जिसकी हर साल की कंजम्पशन की मात्रा 45% ग्लोबल वॉल्यूम की है। और सबसे ज्यादा खाने वाली मछली का किस्म यहाँ झींगा, स्क्वीड और प्लास है। बात है 2014 की। यहाँ मछुआरों के एक ग्रुप ने मेन्यू का विस्तार किया जब उन्होंने गलती से अपने जाल में व्हेल शार्क को फंसा लिया। दरअसल इस विशाल 2 टन समुद्री मैमल ने उन मछुआरों के जाल को काटने की कोशिश की ताकि वे इन जाल में फंसी हुई मछलियों को अपने खाने के लिए चुरा सकें, पर वे खुद इस जाल के अंदर फंसकर मर गई। जब नाविकों को उस विशाल व्हेल का पता चला तो इस विशाल व्हेल शार्क में उलझ गए और जल्दी पैसा बनाने के इच्छुक हुए और उन्होंने इसे बेचने की कीमत लगभग $3500 लगाई। हालांकि व्हेल शार्क एक लुप्त होने वाली प्रजाति है। जो कोई भी जानवर को खरीदते या बेचते हुए पाया जाता है तो भाई वे बहुत सारे अपराधों के दोषी होंगे। पर यह पहली बार नहीं हुआ था कि चीन की धरती पर व्हेल शार्क को पकड़ा गया था, और जिसने भी इसे इस तरह से बेचने का प्रयास किया है उसने कानून के लंबे हाथों को अपनी गली की तरफ आते हुए महसूस किया है। तो अभी इन लोगों के हाथों में 2 टन का एक शव था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। हालांकि इसे बाद में उचित अधिकारियों द्वारा निपटा दिया गया, लेकिन 1 मिनट, ऐसा लग रहा था कि ये रात के खाने के रूप में एक व्हेल शार्क होगी। ब्यूटी स्टैंडर्ड। मुझे लगता है कि चीन काफी अनुशासित हो सकता है जब बात ब्यूटी स्टैंडर्ड की आती है, और इससे भी ज्यादा ऐसा प्रतीत होता है कि कई चीनी नागरिक ये साबित करने के लिए आगे पीछे पैर मारेंगे कि वे सांचे में बिल्कुल फिट आते हैं। शुरुआत के लिए वजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक आम इंसान की तरह दुबला पतला होना अक्सर अच्छी बात होती है, फिर चाहे आप कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो। एक लोकप्रिय चीनी कहावत है कि अच्छी महिला 100 जिन से ज्यादा नहीं हो सकती, और ये मात्रा मोटे तौर पर लगभग 110 पाउंड के बराबर है। आपकी जानकारी के लिए 110 पाउंड मोटे तौर पर एक स्वस्थ 12 साल लड़की का वजन होता है। मामले को बदतर बनाने के लिए 2019 में ब्यूटी स्टैंडर्ड के मामले में एक ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि लगभग 27 देशों में से चीन देश ये मानने के साथ टॉप पर आ गया कि महिलाओं और पुरुष दोनों को सुंदर माने जाने के लिए शरीर के आकार और वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। बाप रे, मेरे डैड बोर्ड के साथ मुझे वहां बिल्कुल भी सुंदर नहीं माना जाएगा। हालांकि इन बॉडी स्टैंडर्ड को इंटरनेट के झगड़ों से बचाया जाता है, जो महिलाओं के लिए साबित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वे कितनी पतली हैं। उदाहरण के लिए आदर्श कमर A4 पेपर की पोर्ट्रेट शीट से ज्यादा चौड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक महिला के पैर iPhone 6 से ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। और अगर आप असल में साबित करना चाहते हैं कि आप कितने पतले हैं तो आप अपने कॉलर बोन पर सिक्कों के ढेर को संतुलित करने में सक्षम होने चाहिए। भाई ये तो काफी परेशान करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि सुंदरता हर शेप और साइज में होती है। बस इंसान अपने शरीर से खुश और स्वस्थ होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आप एक अजीब इंटरनेट की बातों में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कुछ पाउंड खोने की तुलना में ज्यादा चिंता करनी होगी भाई। वर्जिन बॉय अंडे। ओह हे, आपका वाह फैक्ट के किचन में तहे दिल से स्वागत है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ सबसे क्वेश्चनेबल खाने की चीजों को कैसे पकाना है। क्या आप तैयार हैं? खैर, आज मैं आपको एक चीनी पाक कला क्लासिक के बारे में बताता हूँ जो डोंग यांग के शहर में सदियों से जानी जाती है। जी हाँ, वर्जिन बॉय एग्स। अरे हाँ भाई, आपने सही सुना, वर्जिन बॉय अंडे। इस नुस्खे के लिए आपको आवश्यकता होती है एक बड़े बर्तन की, जितने चिकन के अंडे आप खाना चाहते हैं, और एक लड़का जो 10 साल से छोटा है और जो आपको अपना पेशाब देने के लिए तैयार हो। मैं आज अपने साथ अपने भतीजे जेरेड को लेकर आया हूँ भाई। तो क्या सब कुछ आ गया? चलिए खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने अंडों को बर्तन में डाल दो और बर्तन को पेशाब से भर दो। फिर इसे तेज आग पर रख दें, उबालने दें। आपको उन्हें इस आग के ऊपर लगभग 6 से 8 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि वे अच्छे से उबल जाएं। इसके बाद अंडे को निकाल लें, उनके ऊपर वाले गोले को तोड़ें और उन्हें वापस पेशाब के बर्तन में रख दें। अब आपको फिर से उन्हें उसी पेशाब में लगभग 24 घंटे के लिए छोड़ना होगा ताकि वे बिल्कुल अच्छी तरह से मूत्र के स्वाद से इन्फ्यूज हो सकें। एक बार हो जाने के बाद अंडे का सफेद भाग पीला होना चाहिए और अंडे का योक हरा होना चाहिए। अब मैं आपको अंडों के रंग बदलने के लिए कुछ कारण बताता हूँ। एक कारण यह भी हो सकता है कि जब अंडे को हाई टेम्परेचर में ज्यादा लंबे समय तक उबाल दिया जाता है तो अंडे में मौजूद सफेद रंग का हाइड्रोजन पानी में सल्फर के साथ मिल जाता है, या इस मामले में पेशाब के साथ मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक हरा अंडा बनता है। एक अंडा पानी में उबालने पर भी हरा हो सकता है, जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, जो अक्सर पेशाब में निकल जाती है। लेकिन विज्ञान के बारे में बहुत हो गया भाई। यहाँ एक है जिसे मैंने पहले बनाया था। काफी स्वादिष्ट है।
लेकिन अब सवाल है कि आखिर पृथ्वी पर ऐसा कोई क्यों करेगा। खैर, डोंग यांग के नागरिक न केवल ये दावा करते हैं कि उनके मूत्र अंडों को ताजा नमकीन स्वाद देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य भी बढ़ाते हैं। जोड़ों के दर्द से राहत देने के लिए, रक्त संचार बढ़ाने तक भी। ये भी कहा जाता है कि मॉडर्न वैज्ञानिक इस सबूत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अंडे में मूत्र ऐड करने की किसी भी तरह का स्वास्थ्य नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि इस चीज को बनाने के लिए खास तौर पर लड़कों का ही पेशाब क्यों इस्तेमाल होता है। खैर, इसकी व्याख्या तो इतिहास की किताबों में खो गई है, पर क्योंकि वर्जिन बॉय एक्स सदियों से डोंग यांग की सांस्कृतिक आधारशील रहे हैं और अब इसके स्वाद का असर बहुत देर तक रह गया है। लेकिन मुझे डर है कि ये सब मेरी और जेरेट की तरफ से आज यहाँ वाव फैक्ट की किचन में हुआ है। जेरेट, आपको याद है ना कि अगर आपकी माँ पूछती है तो बोलना हम पार्क में दे, ठीक है? होली क्रैप, क्या आपको बच्चे बहुत प्यारे नहीं लगते? वे छोटे बटन जैसी नाक, उनके छोटे छोटे पैर, और सबसे अच्छी बात उनके सुपर फूल बदबूदार डायपर की सफाई करना। ये इतना प्यारा नहीं है, पर सौभाग्य की बात यह है कि चीन ने इस कयामत के डायपर से पूरी तरह से बचने का उपाय सोच लिया है। ऐसा बस इसलिए होता है कि चीन में कई माता पिता अपने बच्चे को बिना डायपर के रहने देते हैं, पर कैसे? खैर, डायपर के बजाय या बच्चे को सिर्फ खुद पर मिट्टी लगा लेने के बजाय वे एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम स्प्लिट पैंट। ये एक ऐसी पैंट होती है जिसके पिछले हिस्से में एक छेद बना हुआ है ताकि बच्चे को जहां चाहे पॉटी करने की अनुमति मिल सके। और ऑनलाइन स्रोतों के अनुसार चीन में शिशुओं और बच्चों को किसी भी पब्लिक प्लेस पर उकड़ू बैठना और निचोड़ते देखना बहुत ही सामान्य है, फिर चाहे वो सड़क हो, शॉपिंग मॉल हो या यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही क्यों ना हो। और अगर कमेंट्स में कोई चीनी इंसान है तो प्लीज मुझे सही करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। लेकिन ऑनलाइन मंच से हमें इस बात की खबर मिली है कि लोग अक्सर मल मूत्र विसर्जन के बाद कभी सफाई नहीं करते और सड़कें मानव मल से अटी पड़ी रहती हैं। हाँ भाई, बेहतर होगा कि इसको संभाल कर रखें। आँख आँख आँख, चाहे वो हमारे शरीर का आकार हो, आंखें, नाक, मुंह या बाल हो, हमारे शरीर का हर हिस्सा इस चीज के लिए बहुत जिम्मेदार है कि हम कैसे दिखते हैं। और सच में ये वही खूबी है जो हम इंसानों की जाति को इतनी खूबसूरती से अलग बनाती है। हालांकि फिर भी यहाँ एक ऐसी विशेषता है जो हटने के लिए अजीब तरह से लोकप्रिय हो रही है। वो है प्रेडोमिनेंट एशियन विशेषता, और वो है एपिकेंथिक फोल्ड। एपिकेंथिक फोल्ड हमारी आंख की ऊपर वाली स्किन का एक टुकड़ा है जो लोगों को यह आभास करा सकता है कि उनकी पलक है ही नहीं, जिसे कभी कभी मोनोलिड भी कहा जाता है। विकसित और पश्चिमी प्रभावित ब्यूटी स्टैंडर्ड की वजह से कई लोगों को लगता है कि इससे आंखें छोटी दिखती हैं और इसलिए आंख का आकार बड़ा बनाने के लिए वे आंख की सर्जरी करा रहे हैं। या इसके बजाय ब्लेफेरोप्लास्टी, और ऐसा करवाने की औसत कीमत $3200 तक हो सकती है। दरअसल इस प्रक्रिया में प्लास्टिक सर्जन पलक में कटौती करता है, यहाँ मौजूद एक्स्ट्रा स्किन को हटा देता है और पलक को वापस एक साथ जोड़ देता है, जिससे क्रीज का भ्रम पैदा होता है। और भाई, मैंने ब्लेफेरोप्लास्टी के बारे में गूगल किया और यकीनन आप उन वीडियो को नहीं देखना चाहेंगे। उस डरावनी शो को अपने स्किन के साथ होते हुए देखना, बाप रे। लेकिन ये आंखों के स्तर की एकमात्र सर्जरी नहीं है जो कि चीन में लोकप्रिय। आपको बता दूं, असल में यहाँ एक पारंपरिक ट्रीटमेंट है जिसे आईबॉल शेविंग कहा जाता है। और भाई साहब, ये भयानक रूप से बिल्कुल वैसा ही लगता है। चीन में रहने वाले लोग सड़क के किनारे के नाइयों के पास जा सकते हैं जो एक तेज ब्लेड के साथ उनकी पलक को ऊपर खींच लेंगे और लैश लाइनों के साथ खुरचेंगे। स्ट्रीट बाबा जियोंग गावो इस काम के मास्टर हैं और वे इस ट्रीटमेंट का अभ्यास 1980 के दशक से कर रहे हैं। उनका दावा है कि जब तक आप इस गति को धीरे से करते हैं तब तक कोई दर्द या चोट नहीं पहुंचती। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये ट्रीटमेंट आंख के स्वास्थ्य में सुधार करता है, क्योंकि ऐसा करने से मेइबोमियन ग्लैंड खुल जाता है जो अवरुद्ध हो सकता है और असुविधा पैदा कर सकता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस तकनीक का इस्तेमाल आमतौर पर ट्रिकोमा के इलाज के लिए किया जाता था, जब पलक के अंदर वाले हिस्से में इन्फेक्शन के कारण अल्सर और निशान टिश्यूज बन जाते थे। पर उनकी ये प्रथा तो मॉडर्न जमाने के युग तक चली आ गई और कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि इस ट्रीटमेंट में उनकी आंखों को तरोताजा महसूस होता है। हालांकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर चाओ ने चेतावनी दी है कि अगर टूल्स को ठीक से साफ और स्टेरिलाइज नहीं किया जाता है तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो शायद आपकी आंखों में रेजर ब्लेड होना सुरक्षित नहीं है। भाई बाप रे, ये किसने सोचा था। और उस नोट पर आज के लिए बस इतना ही। क्या रोजमर्रा की इन प्रथाओं में से किसी ने आपको चौंका दिया या वे आपके देश में होने वाली चीजों की तुलना में शांत थी? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।